नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपका शहर, आपका रिपोर्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे खबर को रिपोर्टर के नजरिए से। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर महादेव सट्टा ऐप मामले में पेशी हुई है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। महादेव सट्टा ऐप का चालान भी पेश हुआ है। महादेव सट्टा ऐप के मामले में चालान भी पेश कर दिया है सीबीटी ने। सतीश चंद्राकर, असीम दास, चंद्रभूषण वर्मा भी पेश हुए। अनिल और सुनील दम्मानी समेत सभी आरोपी पेश किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए चालान पेश हुए। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। कई हजार पन्नों के चालान यहां पर पेश हुए हैं। छत्तीसगढ़ महादेव सट्टा ऐप मामले में पेशी हुई, चालान भी पेश किया गया। सतीश चंद्राकर, असीम दास, चंद्रभूषण वर्मा पेश हुए और इसी के साथ ही अनिल और सुनील दम्मानी और सभी आरोपी पेश किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। रायपुर का रुख कर लेते हैं। नितेश गर्ग हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नितेश, जाहिर सी बात है कोर्ट में आज गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला होगा। एक बेहद अहम दिन, चालान पेश हुए हैं आज। देख लीजिए सुमित, ये गहमा गहमी जो तमाम महादेव सट्टा ऐप घोटाला के आरोपी हैं वो सभी जो है सबसे पहले फुटेज दिखा रहा है। विस्तार न्यूज सबसे तेज फुटेज दिखा रहा है। महादेव सट्टा ऐप घोटाला मामले में चालान पेश हो गया है और ये जो तमाम आरोपी हैं उन्हें पेश किया गया है और पेश करने के बाद सभी को जो है वापस से जेल की तरफ भेजा जा रहा है। लेकिन चालान के जो बंडल दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, वो सभी जो चालान के जो बंडल हैं वो सभी पेश कर दिए गए हैं। और अब जो है महादेव सट्टा ऐप घोटाला मामला है उसकी गूंज पूरे छत्तीसगढ़ में फैल गई है। ये एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि केवल और केवल विस्तार न्यूज़ दिखा रहा है सुमित। और सबसे बड़ी बात है कि हज़ारों पन्नों का जो है चालान पेश कर दिया गया है, जिसमें अभी तक के जो सबूत हैं, गवाह हैं, जो आरोप है, सब कुछ जो है पेश कर दिया गया है। और जो है देख सकते हैं आप कि तमाम लोग जो है चालान पेश करने के बाद जो है यहाँ से निकल गए हैं और ये सभी लोग जा रहे हैं, उनके परिजन जा रहे हैं। और जो आरोप थे वो आरोप बड़े थे, संगीन थे। और जो तमाम जो आरोप थे वो आरोप अब क्यों सॉलिड हैं, क्या उसमें गवाह हैं, क्या कुछ है, तस्वीरें आपको दिखा दी सुमित। वो आज सब कुछ जो है रख दिया गया है एसीबी की कोर्ट की पटल में कि साहब हमने अभी तक ये तफ्तीश की, ये जांच की, ये छानबीन की, ये सब कुछ हुआ है और ये सब कुछ रहा है। और अब जो है बात किसके पास जाएगी, रिमांड की है। अब एसीबी, ईओडब्ल्यू, पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है। अब जो करेगा न्यायालय करेगा। कुल मिलाकर न्यायालयीन प्रक्रिया आगे बढ़ गई है और जो है महादेव सट्टा ऐप घोटाले में चालान पेश हो गया है। बहस जारी है, जिरह जारी है, सब कुछ अंदर चल रहा है और विस्तार न्यूज लगातार तमाम फुटेज भेज रहा है, सब कुछ भेज रहा है। क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है। बिल्कुल नितेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर की बात हो जाए, जहां पर मलेरिया अब जानलेवा हो गया है। मलेरिया से 2 और बच्चों की मौत हो गई है। 2 दिन में 4 बच्चों की मौत हुई है। झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाना बड़ी वजह बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची है स्वास्थ्य विभाग की टीम। स्वास्थ्य विभाग का अमला मौके पर पहुंचा हुआ है। मलेरिया जानलेवा हो रहा है। अब 2 और बच्चों की जान चली गई। 2 दिन में 4 बच्चों की मौत हो गई है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं अब इस पर कि आखिर इसकी वजह क्या है कि मलेरिया को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है स्वास्थ्य अमला। दिन ब दिन मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं और अब तो जो मौतें हो रही हैं वो डराती हैं। झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराना बड़ी वजह माना जा रहा है। इसलिए विस्तार न्यूज भी आपसे अपील करता है, झोला छाप डॉक्टर के पास बिल्कुल मत जाइए झोला छाप डॉक्टर के पास, क्योंकि 2 बच्चों की जान चली गई और 2 दिन में 4 बच्चों की मौत हो गई है। आपको याद होगा कल हमने खबर दिखाई थी, विस्तार न्यूज़ में खबर दिखाई थी कि झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराना 2 बच्चों को कितना महंगा पड़ गया था और
आज भी मौत हुई है, तो 2 दिन में 4 बच्चों की जान चली गई है। अधिक जानकारी के लिए क्या है पूरा माहौल वहां पर, मलेरिया को लेकर किस तरीके से दहशत है, डर रहे हैं लोग, वो हम जानेंगे। आशीष दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष, लगातार हम देख रहे हैं मलेरिया के मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन जो अब मौतें हो रही हैं वो और भी ज्यादा चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि झोला छाप डॉक्टर इसमें एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। जी सुमित, बिल्कुल जो है हम डायरिया और मलेरिया पर पिछले 5 से 7 दिनों से लगातार बात कर रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात है, मलेरिया को लेकर अलर्ट जो है बारिश से पहले ही जारी हो जाता है, लेकिन ये स्वास्थ्य अमला जो है मौके पर पहुंचता नहीं है, ट्रेसिंग नहीं करता है, और इसके कारण जो है जिनको पता नहीं होता मौतें हो जाती है। मैं ताज़ा मामला जिन 2 बच्चों का बताना चाह रहा हूँ। आज अजय और संजय नाम के 2 बच्चों की मौत हुई है, 9 और 13 साल की। इससे पहले यानी कल जो है जावेद और नावेद नाम के 9 और 13 साल के ही सगे 2 भाइयों की मौत हुई थी। सुमित, मैं बताना चाहता हूं कि अभी भी जो है जिले के जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो मौके पर नहीं पहुंचे हैं। इतना दूर है, बिलासपुर से लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर है। दोपहर को दुखद मौत की खबर आई है दोनों बच्चों की, और यही कारण है कि अभी तक न तो स्वास्थ्य अमला उनके घर तक पहुंच पाया है और न ही कोई जानकारी ठीक से दे पा रहा है। लेकिन 14 केसेस हैं सक्रिय जो बिलासपुर में है, इसकी पुष्टि हो गई है, क्योंकि हम मलेरिया विभाग में ही हैं और आपको मलेरिया सेक्शन के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे जानकारी दिलवाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है कैसे ये मलेरिया फैल रहा है, क्यों फैल रहा है। ये सेक्शन है देखिए मलेरिया का स्वास्थ्य विभाग का, और यहाँ मैडम बैठी हुई हैं। इनको शायद ये कहा जा रहा है कि सीएमएचओ साहब ने मना किया हुआ है अभी जो है कि किसी भी तरीके से कोई जवाब नहीं देना है फिलहाल मलेरिया को लेकर के। लेकिन जो पुष्टि हो रही 14 केसेस हैं जिले में सुमित, जो मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, और 14 केस में जो है कोटा का पूरा इलाका, जो कोटा गांव है आमा गोहन क्षेत्र से लगा हुआ है, तखतपुर का एक लमेर है, इसके अलावा जो है जितने जंगली इलाके हैं वहाँ जो है मलेरिया का प्रकोप है, और जिले का स्वास्थ्य विभाग ठीक है निश्चित तौर पर यहाँ पर स्वास्थ्य अमले को गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि 4 बच्चों की जान चली गई है मलेरिया से। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून आते ही मौसमी बीमारियों ने अपना प्रकोप दिखाना भी शुरू कर दिया, जिसके चलते डेंगू, मलेरिया, डायरिया का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इस समय कबीरधाम में डायरिया के कई मामले सामने आ गए हैं जो चिंतित करता है। बोडला विकास खंड के ग्राम सरेंडा में डायरिया का कहर लगातार जारी। जिले में अब तक 18 मरीज मिल चुके हैं जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट किया गया। तो वहीं 2 लोगों की मौत के आंकड़े भी सामने आए हैं, जिस पर उंगली उठाते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन पर आंकड़े छुपाने के गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीण कहते हैं कि प्रशासन स्वास्थ्य अमला आंकड़े छुपा रहा है, मौतें और भी ज्यादा हुई हैं। पंचायत झलमला का आश्रित ग्राम है और इसके पूर्व सोनवाही में 5 लोगों की डायरिया से मृत्यु हुई है, और सरकार उसे भी कह रही है कि अन्य कारणों से मौत हुई। वहाँ जो है पीने के पानी की व्यवस्था की कमी, दवाइयों की कमी, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हुई। और आज सरेंडा में कल ही जो है 2 लोगों की मौत हुई। यहाँ सरेंडा के दोनों मोहल्ला से लगभग 25 से 30 लोग जो है अस्पताल में एडमिट है। इसके बाद भी सरकार चेत नहीं रही है, जाग नहीं रही है। उनका ये कहना है कि अन्य कारणों से मौत हो रही है, जबकि अस्पताल में आज सबूत गवाह सारा चीज है कि उल्टी दस्त से जो है लोग परेशान हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, हम देख रहे हैं डायरिया अपने पैर पसार रहा है, लेकिन ग्रामीण गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं कि जो मौतें हुई हैं उनके आंकड़े प्रशासन छुपा रहा है। जी देखिए, बोडला विकासखंड के ग्राम झलमला के आश्रित ग्राम सरेंडा में डायरिया का कहर देखने को मिला है, जहां झलमला के आश्रित ग्राम सरेंडा में 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि जिले में 18 नए मरीज मिलने की भी सूचना प्राप्त हुई है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को भर्ती कराया गया है। वहीं जिला प्रशासन पीड़ित व्यक्तियों के जो पोस्टमार्टम और आंकड़े जो हैं वो फिलहाल छुपाने की कोशिश कर रही है, जो जिस प्रकार से ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। और वहीं जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कैंप लगाए जाने के नाम पर केवल खाना पूर्ति ही कर रही है। वहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर मरीजों के आंकड़े छुपाने का ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाया है। जी ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद।
और लगातार हम देख रहे हैं कि जो डायरिया है वो अपने पैर पसार रहा है, लेकिन कंट्रोल अभी डायरिया नहीं हो पा रहा, जिससे चिंताएं लगातार बढ़ती हुई। आगे बढ़ते हैं, बात होगी सियासी खबरों की। अब विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस की बैठक है। कानून व्यवस्था की स्थिति, बिगड़ती हुई स्थिति से लोग परेशान है, कांग्रेस ऐसा कह रही है। बैठक हुई है, कांग्रेस इसे लेकर ऐतिहासिक घेराव करने जा रही है। 25,000 से अधिक कार्यकर्ता घेराव में शामिल होंगे, ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस का कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी घेराव करेगी तो घेराव करने के लिए 25,000 लोग शामिल होंगे। बैठक में घेराव की रणनीति भी तय कर दी गई है। एक बैठक हुई थी, विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस की रणनीति बन चुकी है और कांग्रेस का कहना है बीजेपी सिर्फ भगवान के नाम पर राजनीति का काम करती है। 24 तारीख को कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव करने जा रही है। बड़ा दावा यह है कि 25,000 लोग शामिल होंगे इसमें। बैठक हुई है 24 जिला कांग्रेस का बैठक हुई है 24 जुलाई को विधानसभा घेराव को लेकर। ये विधानसभा घेराव प्रदेश सरकार की नाकामी, उनकी विफलता, बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता लगातार लूट, हत्या, डकैती, चोरी को लेकर आक्रोशित है। निश्चित रूप से ये घेराव ऐतिहासिक घेराव रहेगा। इसकी तैयारियों को लेकर आज हमारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और तमाम नेताओं के साथ बैठकें हुई है। तो विधानसभा घेराव की तैयारी कांग्रेस पार्टी की। दीपक बैज को आप सुन रहे थे। रणनीति बना ली है कांग्रेस पार्टी ने। 24 तारीख को कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव करने जा रही है। कांग्रेस इसे ऐतिहासिक घेराव बता रही है। कांग्रेस इसे लेकर ऐतिहासिक घेराव करने की तैयारी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। खुमन साहू हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ गए हैं, बताएंगे क्या कुछ खास होने वाला है। रायपुर से खुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुमन, 25,000 लोग शामिल होंगे, कांग्रेस का ये दावा है। ऐतिहासिक घेराव करने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। एक बड़ा घेराव, एक बड़ा आंदोलन हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी का होने जा रहा है 24 तारीख को। देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, नगरीय निकाय के चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी जो एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। आंदोलन करने का कारण है लगातार छत्तीसगढ़ में जो बिजली कटौती हो रही है, इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी बना रही है और यही कारण है कि 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करने जा रही है। 25,000 से ज़्यादा भीड़ लेकर जो है विधानसभा का घेराव करेगी, क्योंकि इसके पहले जब आज बैठक हुई, बैठक में तय किया गया है कि जो जिले से जो पदाधिकारी है, विकासखंड के जो पदाधिकारी है, बूथ के जो कार्यकर्ता है, वो भी इस आंदोलन में जो है शामिल होंगे। तो समझा जा सकता है कांग्रेस पार्टी की कितनी बड़ी तैयारी है। इसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक, संगठन से जुड़े हुए लोग, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तमाम लोग शामिल होंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। जिस तरीके से 24 जुलाई को तय किया गया है, उस दौरान विधानसभा का सत्र चल रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जनहित के मुद्दे को उठाकर आने वाले कांग्रेस पार्टी चाहती है जनहित के मुद्दों को उठाया जाए। नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन होगा, बड़ा घेराव करने जा रही है विधानसभा का, क्योंकि 25,000 लोगों के शामिल होने का दावा कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है। देखने वाली बात होगी कितना आक्रामक ये घेराव होगा, प्रदर्शन होगा। बहुत शुक्रिया खुमन जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब बीते कल दंतेवाड़ा में हुई मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली की अब पहचान हो चुकी है। महिला नक्सली पर 5 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम रखा था। एसीएम सुक्की पुनेम नक्सलियों के प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गंगालूर एरिया कमेटी में कार्यरत थी। मारी गई महिला नक्सली सन 2004 में सुक्की पुनेल ने पकड़ा था गंगालूर एरिया कमेटी का दामन। जी हां, और इसी के साथ ही 12 बार में भी काम कर चुकी है महिला नक्सली सुक्की पुलेन। मौके से महिला नक्सली का शव और 12 बोर की बंदूक को पुलिस ने बरामद किया। आगे बढ़ते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, बीजापुर में ग्रेहाउंड्स के जवानों ने तेलंगाना और बीजापुर की सीमा पर नक्सलियों की बड़ी टीम को घेर रखा है। कार्रवाई अभी भी जारी है, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों
और ग्रे हाउंड के जवानों के बीच मुठभेड़ अभी भी चल रही है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। साथ ही मुठभेड़ में अब तक एक नक्सली के शव के साथ हथियार भी बरामद होने की खबर है। बीजापुर जिले के इल्मीडी के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। तो कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर हम लगातार देख रहे हैं कि एंटी नक्सल ऑपरेशन जवानों ने, सुरक्षा बल ने तेज कर दिया है। कल परसों की बात है, 12 नक्सलियों के शव बरामद हुए थे। लगातार बैकफुट पर नक्सली बौखलाए हुए हैं। अब नक्सलियों की मांद में घुसकर सुरक्षा बल के जवान ताबड़तोड़ कार्रवाई यहां पर कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। संजय, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, जो मुठभेड़ जारी है वहां पर? देखिए सुमित, ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर का इलाका है। इस इलाके में तेलंगाना की ग्रे हाउंड फोर्स, जो कि स्पेशल फोर्स है, एंटी नक्सल ऑपरेशन फोर्स का गठन किया गया था। इस फोर्स ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। यहाँ पर नक्सलियों का एक बड़ा दल कहीं निकलने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान फोर्स ने इन्हें घेर लिया, ऐसी फिलहाल जानकारी आ रही है। सुबह से ही दोनों ओर से फायरिंग चल रही है, लेकिन क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन जो है ये तेलंगाना की फोर्स द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, ग्रे हाउंड फोर्स द्वारा किया जा रहा है, इसलिए जी बहुत शुक्रिया आपका संजय, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो अभी भी नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों की एक टीम को घेर लिया है हमारे जवानों ने। आगे बढ़ते हैं। बीजापुर में नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से शहीद एसटीएफ जवान भरत साहू का अंतिम संस्कार किया गया पूरे सम्मान के साथ। शहीद के पार्थिव देह को माना स्थित चौथी वाहिनी में सीएम विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि अर्पित की, कंधा दिया और इस दौरान हजारों की भीड़ उमड़ी थी, तो वहीं परिवार में गम का माहौल था। इस दौरान सीएम ने कहा कि जल्द ही छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा। सीएम ने श्रद्धांजलि दी, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। जवान को अंतिम सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, पूरे ससम्मान अंतिम विदाई शहीद जवान को दी। अंतिम संस्कार हुआ, जवान पंचतत्व में विलीन हुए। सीएम ने जवान को कंधा भी दिया था। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी वहां पर मौजूद थे और परिजन काफी भावुक नजर आए। 17 जुलाई की घटना है। बीजापुर जिला के अंतर्गत कर्रेम थाना के अंतर्गत हमारे एसटीएफ के जवान ड्यूटी से वापस जा रहे थे और एक आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें एसटीएफ के 2 आरक्षक शहीद हो गए और 4 घायल हो गए। तो आज जो रायपुर निवासी एसटीएफ के जवान भरतलाल साहू थे, उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने हम लोग आए थे। बात होगी अब बलौदाबाजार की। बलौदाबाजार नगर में हुई तोड़फोड़ आगजनी की घटना में शामिल 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम है अजय डहरिया, आकाश कुमार, धृत लहरे। अब तक बलौदाबाजार में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले कुल 170 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 170 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस कितनी गंभीरता से इस पर काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ भी हो रही है और पूछताछ के आधार पर 170 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। कल भी हमने आपको दिखाया था, कल भी 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, 2 आरोपी पकड़ाए थे, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था बलौदाबाजार हिंसा में और आज भी 2 और गिरफ्तार हुए। अजय यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं बलौदाबाजार से, उन्हीं का रुख कर देते हैं। अजय, लगातार हम देख रहे हैं पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, 2 और गिरफ्तारी, कुल मिलाकर 170। जी सुमित, बता दूं कि बलौदाबाजार जिले से जो 170 लोगों की जो है वो गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी जो है 10 जून की जो घटना, आगजनी की घटना हुई थी, उसमें जो ये सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इनकी पहचान किया गया है। जो टोटल 170 लोगों की जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है। वही हम बात करेंगे कि ये बलौदाबाजार जो है वो 7 लोगों की टीम के जो एसआईटी की टीम गठित किया गया है, उसका जो नेतृत्व जो कर रहे हैं अभिषेक सिंह जो है एडिशनल एसपी, वो नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग जगहों पे बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ के हर कोने में जहां
इनके पहचान की जा रही है और छत्तीसगढ़ से बाहर अलग अलग प्रदेश में जाकर इनकी पहचान किया जा रहा है और फुटेज के माध्यम से मोबाइल लोकेशन के माध्यम से इनकी पता साजिश की जा रही है। वही बिल्कुल अजय, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उससे नजर आता है कि इस मसले को लेकर पुलिस काफी गंभीर है। ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। 170 गिरफ्तार हो चुके हैं। आगे और कितने हो सकते हैं? मतलब ये गिरफ्तारियों का दौर कब तक चलता रहेगा? सुमित, मैं बता दूं कि ये बलौदाबाजार जिले के जो 10 जून को जो घटना हुई थी ना, आगजनी की घटना हुई थी, बलौदाबाजार संयुक्त कलेक्टर को जो है आग के हवाले कर दिया गया था। वहां पे कम से कम बताया जा रहा है, देखा जा रहा था कि 18,000 से 20,000 लगभग व्यक्ति थे वहां पे। और इसमें पहचान करना मुश्किल है कि वो जो असामाजिक तत्वों के जो लोग थे वो उनकी पहचान जो है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो तोड़ फोड़ किया गया है उनकी गिरफ्तारी किया जा रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि एक गिरफ्तारी कब थमेगा और कब ये जो इसका निराकरण होगा। जी बिल्कुल, तो 18,000 लोग अजय बता रहे हैं कि वहां पर मौजूद थे, तो अभी तो 170 ही गिरफ्तारियां हुई हैं। आगे और भी गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी रह सकता है, ऐसी संभावना है। बहुत शुक्रिया अजय, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, सक्ती की बात कर लेते हैं। सक्ती में सैकड़ों की संख्या में किसान धरने पर बैठ गए। क्यों बैठे हैं? क्योंकि किसान बाघराय नाला में राखड़ डंप करने से परेशान है। उनका कहना है कि नाला जाम होने से पानी के बहाव में सड़क टूट गई और जो बरसात का पानी था, बारिश का पानी था, उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। और पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से उनकी धान की खेती चौपट हो गई है। जयजयपुर हसौद मुख्य मार्ग के ओडेकेरा में धरने पर बैठे किसानों को मनाने के लिए पुलिस और राजस्व की टीम पहुंची थी, लेकिन किसान राखड़ हटाने की जिद पर अड़े रहे। तो अन्नदाता धरने पर बैठे हुए हैं एक बार फिर से। बाघराय नाला में राखड़ डंप होने से किसान परेशान हैं। सड़क टूट चुकी है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से उनके खेतों में पानी भर गया। परदेशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परदेशी खूटे, उनसे जान लेते हैं क्या हालात है। परदेशी, राखड़ डंप करने से किसान परेशान हैं, सड़क टूट जाने से परेशान हैं और पानी की निकासी नहीं होने की वजह से खेत भर गए उनके। क्या हालात वहाँ पर? जी बता दूं, ग्रामीण जो है लगातार सवेरे से वहां पे डटे हुए हैं। एक किसान द्वारा अपने एक नाला था उसमें डस्ट पाड़ दिया गया था, जिसके कारण से अभी बरसात का पानी का निकासी नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से जो सैकड़ों एकड़ खेत में जो धान के फसल लगाए थे वो बर्बाद हो गया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने, किसानों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि उसके लिए वो प्रयास करे, लेकिन कुछ पहल नहीं हुआ। तो आज सवेरे से किसान जो है धरने पर बैठे थे। उसके बाद प्रशासन हरकत में आई है और वहां पे बुलडोजर मंगाया गया है और नाले की सफाई की जा रही है, डस्ट को हटाया जा रहा है। जी ऐसा ही होता है, मजबूरी में किसान अन्नदाता को ऐसा ही करना पड़ता है। जब सुनवाई नहीं होती मजबूरी में धरना देना पड़ता है और धरने का असर भी हो गया। देखिए अब व्यवस्था उनकी की जा रही है। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, पंडरिया की बात कर लेते हैं। पंडरिया विकासखंड के ग्राम सोनपुरी में स्वच्छ भारत मिशन योजना के नाम पर ग्रामीणों से 50 रुपए की अवैध वसूली करने का मामला सामने आया। जहां पंडरिया विकास खंड में बाहरी व्यक्तियों द्वारा गांव-गांव जाकर राशन कार्ड धारियों को डराकर ग्रामीणों से स्वच्छ भारत मिशन योजना के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। बता दें कि जनपद पंचायत पंडरिया के अधिकारी द्वारा अजीबोगरीब फरमान जारी कर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया, जिसके तहत गांव के लोगों से 50-50 रुपए की अवैध वसूली हो रही है। ये बिल्ला के नाम से 50-50 रुपया वसूली कर रहे हैं और पर्ची काट के 50-50 रुपया में ये सब बिल्ला दे रहे हैं, पर राशन कार्ड हिसाब से दे रहे हैं। ये सब आदेश कापी उन लोग दिखा रहे थे सर, उसमें जनपद सीओ का सिग्नेचर दिखा रहा है। सीओ सर से भी बात किए तो सीओ सर बोल रहे हैं कि एसडीएम ऑफिस से आया था, उसमें मैं सिग्नेचर कर दिया हूँ, बाकी एसडीएम सर बता सकते हैं। देखिए, इसके संबंध में ग्रामीण क्षेत्र था, ग्रामीण क्षेत्र में वो कुछ अपना बिल्ला लगाना चाह रहे थे। इसके संबंध में निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंडरिया को निर्देशित किया गया था। वो चूंकि इस स्तर पे नहीं था, इसलिए यहाँ पे उनको निर्देशित किया गया। धमतरी से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस की बैठक में कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। दीपक बैच के ही सामने कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है। पार्टी में कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं होने पर कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं। जिला कांग्रेस की कमेटी की बैठक ले रहे थे दीपक बैच, तभी उनके ही सामने कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया।
कार्यकर्ताओं को कहना है कि उनकी पूछ परख नहीं है, उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही है कांग्रेस पार्टी में। धमतरी में कांग्रेस की बैठक चल रही थी, दीपक बैज पहुंचे हुए थे और दीपक बैज जब बैठक ले रहे थे, बैठक के दौरान ही कुछ कार्यकर्ता नाराज हो गए। कार्यकर्ताओं ने दीपक बैज के सामने ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और कहा कि पूछ परख नहीं है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, उन्हें तवज्जो नहीं मिलता है। तो पार्टी में कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं होने से नाराजगी जाहिर की है। इसका वीडियो भी सामने आया है, देख सकते हैं किस तरीके से बहस करते हुए नजर आए यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता। आप लोग साथ रहे, मैं अलग से मैं आपको बात अगर रखना चाहे, मैं मुझे 2-5 मिनट में समय दे दूंगा, मेरे साथ बात करते हैं, ठीक है? मैं अलग से समय दूंगा, मैं आप लोगों को अलग से समय दूंगा, मैं अलग से तो सुना आपने किस तरीके से नाराजगी है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में। दीपक बैज ने कहा भी माइक लेकर कि मैंने आपको अलग से समय दिया है, आपसे बातचीत करूंगा। तवज्जो नहीं मिल रही है, पूछ परख नहीं है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पार्टी में, और यही वजह है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता दीपक बैज के ही सामने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। सियासत की भाषा में से कहा जाता है अनुशासनहीनता, जो कि कांग्रेस पार्टी में अक्सर हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के जमाने से निर्मित खैरागढ़ का सामुदायिक अस्पताल अब जानवरों का बसेरा बन गया है। जिला बनने को 2.5 साल होने को है, लेकिन जिला अस्पताल की अभी तक नींव नहीं रखी गई। वहीं इस अस्पताल की देख रेख से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ के कर्मचारी इतने लापरवाह हैं कि जानवरों का मरीजों के वार्ड में बेधड़क आना जाना लगा रहता है। आम बात हो गया, मानो यहाँ इंसान का नहीं जानवरों का अस्पताल है। देखिए सिविल अस्पताल खैरागढ़, गाय माता कैसे टहल रही हैं अस्पताल में ही, एक डॉगी भी बैठा हुआ है और मरीज भी हैं वहीं पे। देखिए आप, ये हालात हैं भाई साहब। स्वास्थ्य विभाग देख रहा होगा विस्तार न्यूज़ को, कुछ तो शर्म आएगी। अस्पतालों में जानवरों का बसेरा है, बेधड़क बेरोक टोक घूमते रहते हैं। देखिए कितनी मस्ती में गाय माता घूम रही है वहाँ पर, और डॉगी वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। मरीज बैठे हुए हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते। इलाज के लिए अस्पताल में तो आना ही पड़ेगा ना। लेकिन लचर स्वास्थ्य सिस्टम, लचर हेल्थ सिस्टम आप देख सकते हैं प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। कोरिया में स्कूली बच्चों का अनोखे तरीके से पेयजल समस्या से निजात दिलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें बच्चे खाना खाकर झूठी थाली लिए स्कूल परिसर में 6 साल पहले खोदे गए ट्यूबवेल को दिखा रहे हैं, जिसमें आज तक ना हैंडपंप ना सोलर पंप लगे, जिसके चलते बच्चों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बच्चों के इस अनोखे प्रदर्शन के बाद अब देखना होगा कि बच्चों को स्कूल परिसर में कब तक पेयजल उपलब्ध मिल पाता है। विस्तार न्यूज ने वायरल वीडियो की पड़ताल की तो दूरस्थ वनांचल क्षेत्र जो कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर बसे गांव की प्राथमिक शाला सुखतरा का बताया जा रहा है, जहां स्कूल परिसर में एक नहीं बल्कि 3 ट्यूबवेल खनन किए गए हैं, खोद दिए गए हैं, लेकिन पानी नहीं आता। वीडियो में हाथ में थाली लिए ये बच्चे खाना खाने नहीं बल्कि खाने के बाद जो सबसे जरूरी है पानी, उसके लिए अपना दुख बताकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके पास तो छींटक भर पानी भी नहीं है, जिससे ये 6 सालों से सोए प्रशासन की नींद खोल सके। इसमें बोर नहीं लगाया है, यही हो गया है। बच्चे लोग कितना थाली ले परेशान हो रहे हैं, इसमें पानी नहीं लगा है।
जहां सरकार बच्चों को अच्छी शिक्षा, मिड डे मील की गारंटियां दे रही है, वहीं कोरिया के ये बच्चे कई सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार विकास के काम करती नहीं, शुरू तो करती है पर पूरा नहीं कर पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूल परिसर में 6 साल पहले ट्यूबवेल के लिए जमीन खोदी तो गई, काम शुरू भी हुआ पर पूरा नहीं हो पाया और इसलिए यहाँ न अब तक हैंडपंप है न सोलर पंप। नतीजा स्कूल में पेयजल की किल्लत है। 6 साल से खुदा पड़ा है बोरवेल, पानी की किल्लत जस की तस। स्कूली बच्चों का शांतिपूर्वक प्रदर्शन। विस्तार न्यूज ने इस वायरल वीडियो की पड़ताल की तो पता चला कि ये वीडियो कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर बसे गांव के प्राथमिक शाला सुखतरा का है। अभी मीडिया के माध्यम से पता चला है मुझे कि ग्राम सुखतरा के स्कूल के बच्चों के लिए पानी की समस्या हो रही है। एक तरफ सरकार शाला प्रवेश उत्सव मना रहा है, दूसरी तरफ वहाँ के स्कूल में पानी की समस्या बच्चों को झेलनी पड़ रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हम पानी की समस्या का निराकरण जल्द से जल्द हो। वो आला प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द पानी की समस्या का निराकरण कराया जाए। यहाँ स्कूल परिसर में एक नहीं बल्कि 3 ट्यूबवेल खनन किया गया है, लेकिन समस्या जस की तस है। खाना बनाने वाली सहायिका 1 किलोमीटर दूर घर से पानी लाकर खाना बनाती है और बच्चों को पिलाती है। इस दयनीय स्थिति को अभी तक किसी अधिकारी ने संज्ञान में नहीं लिया है। जब विस्तार न्यूज ने वायरल वीडियो के आधार पर शिक्षा अधिकारी से बात की तो झट से उन्होंने ग्राम पंचायत, क्रेडा और पीएचई विभाग को लेटर जारी कर दिया। ये आज मेरे संज्ञान में है कि प्राथमिक शाला सुखतरा में हैंडपंप बोर हुआ है, परंतु उसमें हैंडपंप या सोलर ट्यूबवेल नहीं लगा है। आज ही मैं पत्र बनवा के तत्काल जो है पीएचई, क्रेडा एवं ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव को लिखित बना के और तत्काल लेटर जारी कर रहा हूँ। तत्काल जल व्यवस्था हो जानी चाहिए। सोचिए जरा कि ये मामला कितना गंभीर है कि जवाब देने से पहले शिक्षा अधिकारी ने लेटर तैयार करवा दिया। अधिकारियों से ऑफिस की कुर्सी छूटती नहीं है। वो वनांचल क्षेत्र की परेशानी सुनने और वहां दौरा करने से बचते भी रहते हैं, वरना ऐसी तस्वीर और समस्या सामने नहीं आती। बहरहाल अब देखना होगा कि बच्चों को स्कूल परिसर में कब तक पेयजल उपलब्ध हो पाता है या फिर अधिकारी यूं ही कागजी कार्रवाई करते रहेंगे। कोरिया से विस्तार न्यूज के लिए शैलेश गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। यहां पर युग पुरुष धाम आश्रम में बच्चों की मौत के मामले पर नोटिस जारी हुआ है। कलेक्टर ने महिला और बाल विकास विभाग को नोटिस भेजा है। कलेक्टर ने अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है। लापरवाही बरतने का मामला है। ये कलेक्टर ने 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है, जवाब मांगा है और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय जुड़ गए हैं। पुनीत, काफी संवेदनशील गंभीर मसला है, नोटिस जारी हुआ है अब। जी बिल्कुल, देखिए युग पुरुष धाम आश्रम में जो कांड हुआ था उसमें 6 बच्चों की डेथ हुई थी। 50 से ज़्यादा बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि गनीमत ये थी कि सही समय पर उन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई थी। लेकिन इस पूरे मामले की जब जांच की गई और कारण बताओ नोटिस युग पुरुष आश्रम के संचालकों को दिया गया तो कितना गैर जिम्मेदाराना उनका जवाब आया। परसों उन्होंने जवाब दिया, कई दिन बाद, समय सीमा से गुजरने के बाद, कि बारिश की वजह से मौसम बदला था और मौसम बदलने की वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। इस वजह से ही उन बच्चों की डेथ हुई है। इस बात को लेकर जब कलेक्टर तक ये जवाब पहुंचा तो उन्होंने नाराज़गी जताई। वहीं जो महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रोग्राम अधिकारी है रामनिवास बुदोलिया, उनकी भी जो भूमिका है वो भी कहीं न कहीं शंका के घेरे में है। इस वजह से इस पूरी रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने बुदोलिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जी बहुत शुक्रिया पुनीत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। संवेदनशील मसला है, गंभीरता से जांच होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात होगी मुरैना की, जहां पर भूमाफियाओं को लेकर एक्शन में है प्रशासन। मंदिर की जमीन पर बने मकानों को जमींदोज कर दिया गया। 4 मकान और 10 दुकानों पर बुलडोजर चला है। हंगामे के दौरान 3 महिलाएं घायल हो गई हैं। करोड़ों रुपयों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई। पुलिस बल प्रशासन मौके पर मौजूद रहा।
मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भूमाफियाओं को लेकर एक्शन देखने को मिला है। प्रशासन का पीला पंजा एक बार फिर से चला है। मंदिर की जमीन पर बने मकानों को तोड़ दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। 4 मकान 10 दुकानों पर बुलडोजर चला, पीला पंजा चला। हंगामे के दौरान 3 महिलाएं घायल भी हो गईं। करोड़ों रुपयों की जमीन पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ था। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई है। पुलिस बल प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। नेशनल हाईवे 552 पर जाम लग गया था जब ये कार्रवाई हो रही थी तब। कौन है टोरे? पुलिस वाले ने अच्छा वो जेसीबी लगाए दई का कोते पूरी वे करता ते हाथ पैर टूट गई है। अच्छा, तो कैसा माहौल था, क्या कुछ गहमा गहमी थी, उसे जानने के लिए सीधे हम रुक करेंगे। मनोज उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, काफी गहमा गहमी का माहौल जाहिर तौर पर रहा होगा, क्योंकि 3 महिलाएं हंगामे में घायल भी हो गई थी। और क्या कुछ हुआ था वहां पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि नेशनल हाईवे क्रमांक 552 पे ही मंदिर की जो माफी की जमीन थी, उस पर हाईकोर्ट में जो प्रकरण चल रहा था, पुजारी ने दायर किया था। तो हाईकोर्ट से जब पुजारी जीत गया था तो उसको लेकर पहले नोटिस भी दिया था। बता रहे थे एसडीएम जी कह रहे थे कि 11 जून को शादी थी, तो हमने ने समय भी दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है, इन्हें मकान खाली नहीं किया तो सख्ती से प्रशासन पहुंचा और तोड़ना चालू कर दिया। घर में जिनका जो मकान था उसमें सामान रखा था, जिसको निकालने को लेकर जब मकान तोड़ने की बात आई तो महिला सामने आई और पुलिस ने जब मकान खाली कराना चाहा, महिलाओं को पकड़कर बाहर निकाला तो 3 महिलाएं वो गंभीर घायल हो गई या उन्हें मूर्छा आ गई, जिसको लेकर उन्होंने इतना हंगामा किया। नेशनल हाईवे क्रमांक 552 पे ट्रॉली पलटकर जाम भी लगाया। महिलाओं ने विरोध करने की कोशिश की, महिलाओं को समझाया गया, हंगामा हो गया, इसलिए महिलाएं घायल हुई। बहुत धन्यवाद मनोज, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मुरैना से ही खबर है। सोशल मीडिया पर हथियार लहराने, फायरिंग का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस इन असामाजिक तत्वों पर अंकुश नहीं लगा पा रही, क्योंकि मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। फिलहाल मामला है कलरस का, जहां इंस्टाग्राम पर बाइक सवार 2 युवकों ने पहले तो हाथों में कट्टा लहराते हुए वीडियो बनाकर डाल दिया, अपलोड कर दिया। इसके बाद दूसरे वीडियो में साफी से चेहरा ढककर कवर करते हुए कपड़े से दोनों युवक कोचिंग छात्रों को पीटते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस भी एक्टिव हुई और वीडियो के आधार पर युवकों की तलाश शुरू कर दी। देखिए, इंस्टाग्राम पे एक वीडियो संज्ञान में आया है। वो थाना प्रभारी कैलारस को पास भी वो वीडियो पहुंच गया है। अब वो घटना स्थल वहां का है या नहीं, ये तस्दीक हो जाएगी। पर उसमें जो भी व्यक्ति, अगर वो वीडियो मुरैना जिले का ही है और उस संबंधित थाने का है, तो कार्रवाई इसमें की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवास से बड़ी खबर है, जहां सांसद को मिली है जान से मारने की धमकी। फोन पर ही सांसद महेंद्र सोलंकी को जान से मारने की धमकी मिली है। एसपी से सांसद ने शिकायत की है मामले की। शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं महेंद्र सोलंकी, जिनको जान से मारने की धमकी मिली है। फोन पर सांसद को जान से मारने की धमकी मिली। शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं महेंद्र सिंह सोलंकी। एसपी से सांसद ने शिकायत की है इस मसले की। फोन पर ही सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को किसी ने जान से मारने की धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर देवास से आपको बता रहे हैं, सांसद को जान से मारने की धमकी मिली। भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे प्रखर राष्ट्रवादी सांसद जो लगातार हिंदुत्व के विचारों को, हिंदुत्ववादी भावनाओं को पूरे लोकसभा क्षेत्र में स्थापित करने में लगातार आगे आते रहे हैं, उनको इस प्रकार धमकी मिलना सोचनीय प्रश्न है। हम सब हमारे सांसद के साथ हैं, जिसको मुकाबला करना है सामने आके मुकाबला करें। इस प्रकार गिदड़ भक्तियों से हमारे न सांसद डरने वाले हैं, न हमारा हिंदू समाज डरने वाला है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। अमित शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, हम जानते हैं कि महेंद्र सिंह सोलंकी हिंदुत्व सनातन की बात करने के लिए जाने जाते हैं और उनको जान से मारने की धमकी मिलना गंभीर विषय है। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है देवास का है। देवास शाहजहांपुर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को आज एक फोन आया था और जिसे लेकर उन्होंने बताया है कि यह धमकी भरा फोन उन्हें कानपुर से आया था और इसके बाद में उन्हें इसकी शिकायत भी पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय को भी की है, जिसके बाद से लगातार उनके घर पे कार्यकर्ताओं का आना जाना भी लगा हुआ है और उन्होंने इस मामले को लेकर अब थाने पे पहुंचकर भी शिकायत की है।
सर लगातार कार्यकर्ता वहाँ भी पहुंच रहे हैं और सांसद से पूरे मामले को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। ठीक अमित, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, अब बात ग्वालियर की कर लेते हैं, जहां बाजार में पैक ड्रिंकिंग वाटर के नाम पर जमकर नकली माल बाजार में बेचा जा रहा है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मामला ग्वालियर का है, जहां सील पैक ड्रिंकिंग वाटर पीने के बाद एक व्यक्ति की जान पर बात बनाई और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जहां पीड़ित आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू करती है। प्यास लगी उनको तो पानी की बोतल ली अपने वहाँ से, बिस्लरी बोला था उससे दुकानदार से, बिस्लरी समझ के अपन ने उसको ली थी, उस पर लिखा भी हुआ था बिस्लरी, मगर उसका ढक्कन यदि खोला अपन ने और एकदम पानी तो अपन पीते ही हैं प्यास में, एकदम ढक्कन खोल के यदि पानी पिया ना तो बस पानी पीने के बाद उसके पूरे मुंह के अंदर जलन टाइप की मची, तो उसके बाद में फिर वो मुंह उनका ईसा हो गया। उसके बाद में उन्होंने मेरे को बुलाया, तो फिर मैं वहीं पर ही था सामने, फिर मैंने ली बोतल, मैंने बोतल सूंघी तो उसमें स्मेल आ रही थी बहुत बुरी। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे ग्वालियर का, हमारे सहयोगी अनिल गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, पैक ड्रिंकिंग वाटर इंसान तभी लेता है जब उसे अच्छा पानी पीना होता है, बाहर का पानी नहीं पीना चाहता वो, लेकिन जब इसी वाटर में, पैक्ड वाटर में ही इस तरह की खामी सामने आएगी तो भरोसा किस पर किया जाएगा फिर? बिल्कुल, देखिए सुमित, ग्वालियर लगातार नकली पदार्थों का गढ़ बनता जा रहा है और यही कारण है कि लगातार एक के बाद एक जो नकली पैकेट्स हैं, चाहे वो नकली खाद्य पदार्थ हों, वो लगातार सामने आ रहे हैं। और कुछ दिन पहले सुमित, आपको याद दिला दूं, स्टिंग जो कोल्ड ड्रिंक होती है, एक बड़ी खेप यहाँ पर पकड़ी थी। हालांकि वो बड़ी कंपनी पेप्सी की कंपनी है, लेकिन यहाँ पर नकली बनाई जा रही थी। और यही कारण है कि पैक ड्रिंकिंग वाटर की अगर बात करें तो शहर में कई ऐसे नकली ब्रांड है जो ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर खुलेआम बेचे जा रहे हैं। यही कारण है कि ये जो बिसलरी होती है, जिसका नाम बदलकर बिसलेरी, जिसका नकली ब्रांड यहाँ पर ग्वालियर में संचालित हो रहा था और लोगों को पानी पिला रहे, तो यही कारण है कि एक युवक इसी नकली ब्रांड का पानी पीने से गंभीर रूप से बीमार हो गया है और जिंदगी मौत के बीच जंग लड़ रहा है। अभी ये युवक है वो अस्पताल की आईसीयू में भर्ती है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से शहर में लगातार जो ड्रिंकिंग वाटर है वो लगातार ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर ही लगातार यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। हम देख रहे हैं बारिश का मौसम शुरू हो चुका है अनिल, और पानी से कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, दूषित पानी पीने से कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, स्वास्थ्य अमला अलर्ट रहता है इसको लेकर। लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो पानी यहां पर बन रहा है, जो बोतल में पानी पैक करके बेचा जा रहा है, क्या वो ग्वालियर में ही स्थित हो सकती है या उस कारखाने पर, उस फैक्ट्री पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाई क्या? बिल्कुल, देखिए सुमित, एक नहीं है, सैकड़ों ऐसे कारखाने हैं जो ड्रिंकिंग वाटर बना रहे हैं और ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर। यहाँ पर सिर्फ अंतर ही होता है कि सिर्फ मीनिंग में, जो इंग्लिश में उनका नाम लिखा रहता है, उसमें मीनिंग बदल देते हैं और बाकी सारी चीजें पैक्ड उसी हिसाब से करते हैं। और यही कारण है कि धड़ल्ले से बाजार में यहाँ पर बेची जा रही है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि आम लोग जब लेते हैं तो ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर वो कहते हैं कि हमें ब्रांडेड कंपनी की ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, लेकिन उसके बदले वो यहाँ पर जो लोकल में पैकिंग की जा रही है उसका दे देते हैं और उसके बाद यहाँ पर लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। अभी तक इसको लेकर कोई प्रशासन गंभीर नहीं है, क्योंकि अगर गंभीर होता तो उन पर कड़ी कार्रवाई गंभीरता दिखानी पड़ेगी क्योंकि ये लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। विस्तार न्यूज़ भी आप लोगों से अपील करता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स लेने से पहले सोचिए, क्योंकि ये आपकी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। अनिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आगे हम आपसे जानकारी लेके आगे बढ़ेंगे। अब खबर देवास से। देवास मुक्तिधाम में उस समय हंगामा मच गया जब मृतक के परिजन अस्थि लेने के लिए शहर के मुक्तिधाम पहुंचे। दरअसल मुक्तिधाम में अस्थियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनती रही, बन गई थी। यहां पर दो पक्ष पहुंचे, दोनों पक्ष एक ही प्लेटफॉर्म की अस्थियों को अपनी बता रहे थे। यह पूरा घटनाक्रम नगर निगम कर्मचारी के पास मृतकों की काटी गई रसीद के कारण हुआ था। बता दें कि बुधवार को एक महिला और एक पुरुष का अंतिम संस्कार हुआ, जिसको लेकर नगर निगम के कर्मचारियों की गलती के चलते असमंजस के हालात वहां पर बन गए और दोनों ही पक्ष प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अंतिम संस्कार होना बता रहे थे कि दोनों ही पक्षों ने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ही अंतिम संस्कार किया, जिसमें से एक महिला पक्ष के लोग गुरुवार को ही अस्थियां लेकर चले गए।
खबर उज्जैन से है, जहां पर पलसुला गांव से एक युवक अपने पिता का इलाज करवाने के लिए अपने कंधों पर लेकर जिला अस्पताल में इधर उधर भटकता रहा। युवक अपने पिता के इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचा था, जहां अस्पताल प्रशासन के लाचार व्यवस्था के चलते उसे अपने कंधों पर ही पिता को ले जाना पड़ा। लचर व्यवस्था है ये, देखिए आप, देखिए तस्वीरें किस तरीके से अपने पिता को अपनी पीठ पर लाद कर जा रहा है। खबर सामने आने के बाद हरकत में आया है सीएमएचओ। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, ये लचर सिस्टम की ही बानगी है कि कुछ मिल नहीं पाया वहां पर एक बेटे को अपने पिता को अस्पताल पहुंचाने के लिए? बिल्कुल सुमित, बताना संभाग का सबसे बड़ा जिला अस्पताल उज्जैन का है और इसमें ऐसी सुविधाएं होना चाहिए, क्योंकि लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल है कि जिला अस्पताल में कोई भी मरीज अगर आता है तो उसे सबसे स्वच्छ और साफ तरीके से उसको स्वास्थ्य का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई सपोर्ट करने को मरीजों को तैयार नहीं है। ये जो मरीज, बुजुर्ग गोविंद मरीज है, यहाँ पलसोड़ा गांव से आया था। अपने बेटा उनके पिता को इलाज के लिए लेकर आया। उसके दोनों पैरों की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो गई थी, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते हैं। लेकिन इस प्रकार जो लचर व्यवस्था जिला अस्पताल के सामने नजर आई है, इधर से उधर भटकता रहा। पहले इमरजेंसी वार्ड में भेजते, इमरजेंसी वार्ड से उसको 10 नंबर वार्ड में भेजा जाता है, फिर कभी डॉक्टर उसको बोलता है कि इस गेट से आना, कभी कोई कर्मचारी उसको इधर उधर भटकाता है। तो कहीं ना कहीं जो पूरे जिला प्रशासन की जो जिला संतोष निराश ये करता है। निराशाजनक बात यह है कि ऐसी तस्वीरें हम और आप एक या दो बार नहीं, हजारों बार देख चुके हैं और हजारों बार ही दावे होते हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी तस्वीरें लगातार हमारे सामने आती ही रहती हैं। निराश ये करता है संतोष। बिल्कुल निराश क्यों नहीं, क्योंकि जिस प्रकार प्रदेश की जो पहल है कि स्वास्थ्य का लाभ सभी को मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मध्यम परिवार, सभी को स्वास्थ्य का लाभ मिलना चाहिए। इसीलिए जिला अस्पतालों का खर्चा सरकार उठाती है। अन्यथा निजी अस्पतालों में कोई भी जाता है तो उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है। लेकिन जिस प्रकार जिला अस्पताल में सर्व सुविधा युक्त होते जा रहे हैं, बट टेक्निकल मशीनें आ रही, हाईटेक मशीनें आ रही, उसके बाद भी अगर मरीजों को इस प्रकार इधर उधर भटकना पड़े तो आखिर इस प्रकार की जो लचर व्यवस्था है वो आखिर कब सुधरेंगी, इस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे ही हम सीएमएचओ के पास पे पहुंचते तो सीएमएचओ का कहना है कि मैं जो समय पर वो मरीज आया उसकी जांच करवा रहा हूँ, ड्यूटी डॉक्टर कौन था, कर्मचारी कौन था, उसको ऊपर नोटिस भेजकर उसके पर कार्रवाई करने की बात तो कर रहे हैं। लेकिन आखिर कब, जब कैमरा खुलता है तब उनको दिखता है कि कार्रवाई की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि लगातार दावे होते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं कब तक दुरुस्त हो पाती हैं। संतोष, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर से खबर है, जहां कलेक्ट्रेट के बाद एक बार फिर से अब मंदिर की सीढ़ियों पर डांसिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्वालियर के मंडारे माता मंदिर पर लड़की ने एक वीडियो बनाया और इस वीडियो में मंदिर की सीढ़ियों पर यह लड़की फिल्मी गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही है। यह मंदिर 150 साल पुराना बताया जाता है। मंडारे की माता सिंधिया परिवार की कुलदेवी मानी जाती हैं। इससे पहले कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर भी एक महिला के अश्लील डांस का वीडियो काफी वायरल हुआ था। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, मंदिर में डांस और कलेक्ट्रेट में डांस। देखिए किस तरीके से लाइक्स, कमेंट, शेयर, व्यूज के चक्कर में आजकल का युवा कहां जा रहा है, कहां भटक रहा है, कहां वीडियो बना रहा है, ये उसे कोई ध्यान नहीं है। कलेक्ट्रेट में डांस चल रहा है कहीं, तो कहीं मंदिर में डांस चल रहा है। अनिल गौर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। ग्वालियर का ही रुख कर लेते हैं। अनिल, लाइक्स के चक्कर में, शेयर के चक्कर में, कमेंट्स के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में आजकल का युवा भूल जाता है कि वो कहां पर मौजूद है। वीडियो, रील्स बनाना शुरू कर देता है। बिल्कुल, देखिए सुमित, ये ग्वालियर का दूसरा वीडियो है जहां पर ये युवती 150 साल पुरानी मांडरे की माता की सीढ़ियों पर ये डांस करती नजर आ रही है और बताया ये जा रहा है कि ये मांडरे की माता हैं, उनकी सिद्धियां हैं और ये सिंधिया परिवार की कुल देवी हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल तमाम खड़े होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि ये वीडियो कब का है और ये युवती कौन है, क्योंकि इससे पहले 12 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ था जो एक युवती कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर डांस करती हुई नजर आ रही थी और उसके बाद
सीधे ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह ने आदेश जारी किया और धारा 126 के तहत उन्होंने प्रतिबंधित आदेश जारी किया और उन्होंने कहा कि कोई भी सार्वजनिक स्थान हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, कोई मंदिर हो, इन पर किसी भी तरह की कोई रील या वीडियोग्राफी नहीं की जाएगी और उसके लिए परमिशन ली जाएगी। लेकिन इसके बाद ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। हालांकि ये वीडियो कब का है ये अभी तक जांच का विषय है और ये युवती कौन है इसका भी अभी तक पता नहीं लग पाया है। लेकिन जिस तरीके से एक प्रसिद्ध माता का मंदिर है, उनकी सीढ़ियों पर एक गाने पर, फिल्मी गाने पर जिस तरीके से वो डांस करती नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े भी होते हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि जिस तरीके से एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए यहां तक मतलब एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लगातार इस सोशल मीडिया पर जो रील्स, जो वीडियो बनाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। सुमित, बहुत शुक्रिया आपका अनिल, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निवाड़ी तहसील के हल्का धमना में पदस्थ पटवारी कृपाराम सौर का किसान से पैसे लेते वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में किसान पैसे गिन रहा है और खटिया पर बैठे हुए पटवारी साहब खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं। ये रिश्वत इस एवज में दी जा रही है कि पटवारी साहब इस गरीब किसान को खाद्यान्न पर्ची बनवा कर दे दें। फिलहाल मामले में जब वीडियो वायरल हुआ और प्रशासन के संज्ञान में पहुंचा, तत्काल प्रभाव से पटवारी को एसडीएम ने निलंबित कर दिया। तो पटवारी का रिश्वत देते वीडियो सामने आया है। निवाड़ी तहसील के हल्का धमना में पदस्थ पटवारी कृपाराम किसान से पैसे लेते हुए नजर आए। ये देखिए तस्वीरें। वीडियो में किसान पैसे गिन रहा है, खटिया पर बैठे हुए पटवारी साहब खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि वीडियो बन रहा है साहब का, बन गया, वायरल हो गया, ऊपर तक पहुंच गया, सस्पेंड हो गए। खाद्यान्न पर्ची बनवाने के बदले में पैसे लिए थे। चूँकि वीडियो वायरल हुआ है तो वीडियो से अभी कोई स्पष्ट तो संदेश नहीं मिले उसमें कुछ में कि उसने क्या कर रहा है वो, परंतु चूँकि संदिग्ध है वीडियो, इस वजह से उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? सुमित जी, आपको बता दें ये जो वीडियो है ये निवाड़ी के धमना गांव में पदस्थ पटवारी का है। जो पटवारी साहब इस एवज में वो ले रहे थे कि हम आपको खाद्यान्न पर्ची दे देंगे। ऐसे कई मामले आते हैं, जबकि ये खाद्यान्न पर्ची जब पटवारी साहब ने कई महीनों बीत गए नहीं दी, तब इसकी शिकायत ये किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय में आके भी एक बार उसने अधिकारियों को दी और इनके परिजनों ने ये वीडियो बना लिया था, जिसको फिर इन्होंने वायरल किया और वरिष्ठ अधिकारियों के पास ये वीडियो पहुंचाया। तब कहीं जाकर पटवारी के ऊपर ये निलंबन की कार्रवाई करके निवाड़ी एसडीएम ने इस मामले को जांच संज्ञान में लिया है। उनका कहना है कि ये जो मामला है इसकी हम जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। सवाल तो यही है कि आखिरकार पटवारियों को इस तरह रिश्वत खुलेआम किसानों से लेने में कोई झंझट नहीं होती है और उनके काम भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, बिना रिश्वत के काम नहीं करते हैं पटवारी। सबसे बड़ी वजह यही है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। विवेक, बहुत शुक्रिया आपका, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आपका शहर आपका रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबर लगातार जारी, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।